नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में। दिन भर की खबरों को हम समेट कर हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने कहा, आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की मौजूदा ताकत और सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणामों का प्रदर्शन। आर्थिक समीक्षा में आगे के विकास और प्रगति के क्षेत्रों की भी पहचान। बजट से पहले वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक समीक्षा 2023-2024। आर्थिक समीक्षा में देश की आर्थिक स्थिरता की तस्वीर। 2023-2024 में 8.2% रही भारत की विकास दर। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने आर्थिक मोर्चे पर किया बेहतरीन प्रदर्शन। आर्थिक समीक्षा जारी होने के बाद रोजगार पर बोले मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। कहा, राष्ट्रीय रोजगार योग्यता परीक्षा के आंकड़े बताते हैं समग्र रोजगार योग्यता में हुआ है सुधार। राज्यसभा में होने वाले गतिरोध पर सभापति जगदीप धनखड़ ने जताई चिंता। कहा, राजनीति का तापमान कम करने की जरूरत। सदन में संसदीय परंपराओं की पवित्रता के सर्वोच्च मानकों के प्रकटीकरण को बताया आवश्यक। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के मंदिरों में, शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कांवड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में लिखित जवाब में पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं की दी जानकारी। वहीं 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की बोली का भी प्रस्ताव। भारतीय ओलंपिक संघ ने की बात की प्रक्रिया की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-2024 की आर्थिक समीक्षा को संसद में प्रस्तुत किया। आम बजट के ठीक एक दिन पहले पेश होने वाली आर्थिक समीक्षा को देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का सबसे भरोसेमंद दस्तावेज माना जाता है। इसे तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम के द्वारा। समीक्षा में देश के विकास की दर और आर्थिक स्थिरता को लेकर बेहद बेहतरीन तस्वीर पेश की गई है और इसमें कहा गया है कि भारत की विकास दर साल 2023-2024 में 8.2% रही। समीक्षा में 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी नीतियों की सिफारिश की गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सोमवार को संसद में पेश किए गए साल 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर पेश की गई है वो भविष्य के लिए बड़ी उम्मीद जगाती है। वैश्विक स्तर पर तमाम मुश्किलों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था ने औसतन 8% की दर से विकास किया और बीते साल भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतरीन 8.2% रही है। There is momentum in the economy. In fact, we are now one quarter in the new financial year, and even high-frequency indicators are telling us that the economy is carrying on the momentum that we have seen until the end of March 2024, when we grew at 8.2%. So the average growth rate in the last 3 years up to March 24 has been around 8%, and as we write in the survey, real GDP is 20% above the pre-pandemic levels. 467 पेज की आर्थिक समीक्षा कहती है कि कोविड महामारी के बाद उभरती वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने आर्थिक मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। समीक्षा के मुताबिक साल 2023-24 में राज्यों और केंद्र का कुल पूंजीगत खर्च करीब 30% बढ़ा। निजी क्षेत्र द्वारा किया गया पूंजीगत खर्च 20% बढ़कर 8.7 लाख करोड़ पर पहुंचा। 2023-24 में व्यापार घाटा कम हुआ और चालू खाता घाटा जीडीपी का 0.7% पर है। देश की बैंकिंग और वित्तीय स्थिति मजबूत हुई और क्रेडिट ग्रोथ दहाई के आंकड़ों में रही। शेयर बाजार का मार्केट कैप बढ़ा और जीडीपी मार्केट कैप रेशियो दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गया। देश में महंगाई की स्थिति पर भी तस्वीर बेहतर हुई है। साल 2023 में औसतन महंगाई दर 6.7% थी,
जो साल 2024 में घटकर 5.4% पर आ गई है। समीक्षा के मुताबिक देश में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर में बढ़ोतरी देखी गई, जो 2023-24 में 7.5% पर पहुंच गई। Inflationary pressures under control in the previous 3 years. The deviation of inflation from the target of 4% is the lowest in India, and the headline inflation rate is coming well within the band and should come to below 5% in the current financial year. And of course, you all know that the core inflation is running well below 4%. Both a slew of administrative measures and monetary policy combined to make sure that inflation never got out of hand. And compared to many other nations, the fact that we had a very small deviation from our target. आर्थिक समीक्षा कहती है कि अगर बीते 10 सालों में लिए गए आर्थिक सुधारों की नीतियों पर काम जारी रहता है तो देश में 7% की आर्थिक विकास दर को हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ऐसा होगा कैसे? इसके लिए आर्थिक समीक्षा में नई उभरती तकनीकों और देश में रोजगार पैदा करने वाले MSME सेक्टर को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत की गई है। Policy is no longer about whether we do energy transition. Policy is no longer about whether we grow manufacturing. Policy is no longer about whether we do skilling or employ more women in the workforce. All these things need to be done. But how is the key issue. That is why, as I said, the mantra for reforms is all about grunt work. And that requires a tripartite compact between industry, government and academia. When I say government, it means governments rather than government in singular, union, state and local. आर्थिक समीक्षा का भरोसा है कि चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर 6.5 से 7% के बीच रह सकती है। रोजगार सृजन को लेकर समीक्षा का मानना है कि नीतियों में MSME सेक्टर के लिए कारोबार को आसान बनाने पर जोर देना होगा और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र को मिलकर लंबी अवधि के लिए काम करना होगा। अजय मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की मौजूदा ताकत को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आर्थिक सर्वेक्षण हमारी अर्थव्यवस्था की मौजूदा ताकत को रेखांकित करता है और हमारी सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणामों को भी प्रदर्शित करता है। यह आगे के विकास और प्रगति के क्षेत्रों की भी पहचान करता है, क्योंकि हम विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। संसद में पेश आर्थिक सर्वे पर आर्थिक विशेषज्ञ अश्विनी महाजन ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण तो एक आईना होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों से भारत की तुलना करते हुए कहा जा सकता है कि जहां दूसरे देश अभी कोविड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वहीं भारत इससे बहुत आगे निकल गया है। इकोनॉमिक सर्वे तो एक आईना होता है अर्थव्यवस्था का। तो अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, PLI स्कीम के कारण नए नए निवेश आ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र है, टॉयज़ का क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। अभी आगे चल कर के जिसको हम जो सबसे मुश्किल था सेमीकंडक्टर्स, वो बनाने जा रहे हैं। तो कुल मिला के जहाँ दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाएं अभी भी कोविड के उस शॉक से निकल करके बाहर नहीं आ पा रही हैं, भारत आगे की तरफ देखना शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के सकारात्मक होने की कामना की। उन्होंने देशवासियों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं देते हुए कल पेश होने वाले बजट को अमृतकाल का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट 2047 के विकसित भारत के सपने को मजबूती देने वाला होगा। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट
हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नकारात्मक रवैये पर उसे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का आदेश दिया है उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया गया। संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा के लिए है। हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से आने वाले 5 वर्षों के लिए देश के लिए लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने राजनीतिक दलों से अगले 4.5 साल तक देश के लिए समर्पित रहने के लिए कहा। हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के
संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। केंद्र सरकार मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-2025 का आम बजट पेश करेगी। बजट में प्रत्येक वर्ग को खास उम्मीद है। किसानों को जहां सस्ते उर्वरक और कम ब्याज दर पर ऋण मिलने की उम्मीद है, तो वहीं गृहिणियां भी सरकार से रसोई खर्च और गैस सिलेंडर सहित घरेलू सामान को सस्ता किए जाने की उम्मीद लगाए बैठी हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ के लोगों को बजट से क्या है उम्मीद। किसानों का यही है, जो हमारी पेस्टिसाइड हैं, जो हमारे रासायनिक खाद हैं, उन पर जो है हमारे जो है दाम घटाए जाएं। जो हमारा जो बजट आएगा उसमें जो है कुछ अच्छा होगा, और यही उम्मीद लगाते हैं कि बजट में जो है हमें किसानों को जो है लाभ मिलना चाहिए। जैसे हमारा रसोई का राशन है, ये महंगाई कम होनी चाहिए, ज्वेलरी के लिए कम महंगाई होनी चाहिए। हम सरकार से उम्मीद करते हैं इसमें मिर्च मसालों का, हमारी रसोई का थोड़ा ध्यान रखा जाए और खास तौर से गैस सिलेंडर पर पैसे कम किए जाए। हमें सरकार से काफी उम्मीद है, व्यापारियों के हित में बजट आएगा, और जो कर है, कर में कुछ जैसे कुछ परेशानी है उसको सरकार दूर करेगी, और ट्रांसपोर्ट की समस्या है उनका समाधान हो जाएगा। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। नीट पेपर परीक्षा मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मामले पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी के बयान पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का यह कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, ये बेहद निंदनीय है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन सोमवार को लोकसभा में एनटीए परीक्षा में आमूलचूल बदलाव से जुड़े सवाल का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर दिया। नीट परीक्षा पर लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से कई सदस्यों ने सवाल पूछे। नेता विपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी नीट परीक्षा पर सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस मामले में सरकार कुछ भी छिपा नहीं रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में कई मुद्दे उठाए गए। दोपहर बाद ओलंपिक को लेकर भारत की तैयारियों पर नियम 193 के तहत चर्चा भी हुई। जो खेल और खिलाड़ियों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किया है। इससे पहले सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही पश्चिम बंगाल से चुनकर आए तृणमूल कांग्रेस के सांसद बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने शपथ ली। उधर राज्यसभा में भी सत्र के पहले दिन शून्यकाल में कई अहम मुद्दे उठाए गए।
प्रश्नकाल में एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बताया कि हर घर जल योजना के तहत सबसे अधिक लाभ महिलाओं को हुआ है और WHO की रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि उनका पानी के लिए अधिकतर जो समय खराब होता था और उसमें 75% की बचत हुई है। इस योजना के तहत तकरीबन 6.50 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वह वर्तमान सरकार ने कर दिखाया है। शैलेंद्र मिश्र, ऋषि कुमार और राजेश राज के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। लोकसभा में JDU सांसद रामप्रीत मंडल ने लिखित सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा स्पेशल स्टेटस के लिए प्रावधानों को बिहार पूरा नहीं करता और इसके बाद RJD और BJP के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। लोकसभा में एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल जनता दल यूनाइटेड ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। लोकसभा में JDU सांसद रामप्रीत मंडल के एक लिखित सवाल का वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित उत्तर दिया और कहा कि स्पेशल स्टेटस के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है बिहार उन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है। स्पेशल स्टेटस की हमारी मांग पहले भी थी। हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हम लोगों ने मांग किया है। केंद्र सरकार के मना किए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर तंज कसा है। सदन में हमने कहा, तेजस्वी जी कह चुके, लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा आज सड़क से लेकर संसद तक बिहार विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेगा। लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद जब यूपीए सरकार में किंग मेकर की भूमिका में थे तब लालू जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया। लालू जी मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भैया से मैं एक निवेदन करूंगा, बिहार के साथ जब आप किंग मेकर कहलाते थे, कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे, जब कानून था स्पेशल स्टेटस विशेष राज्य दर्जा का, तब तो आपने नहीं दिलाया और बिहार के विकास में आपका कोई योगदान नहीं रहा। बिहार के लोगों के साथ मजाक किया। बजट सत्र से ठीक पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में भी राजद, JDU, लोजपा रामविलास, YSR, बीजू जनता दल समेत कई दलों ने बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया था। बिहार को स्पेशल स्टेटस दिए जाने के सवाल पर RJD और BJP दोनों आक्रामक है और दोनों में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। BJP का तर्क है कि जब लालू प्रसाद ताकत में थे तो UPA 1 के वक्त उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया, जबकि लालू प्रसाद कहते हैं कि BJP स्पेशल स्टेटस दे ही नहीं सकती। कैमरामैन नवीन और अपने सहयोगी कुमार आलोक, ऋषि कुमार, नीरज सिंह और अमरेंद्र गुप्ता के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। भारत का इनोवेशन इकोसिस्टम अब दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में आज अटल नवाचार मिशन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत और WIPO अकादमी के कार्यकारी निदेशक शरीफ सादल्लाह भी मौजूद थे। इस समझौते के तहत नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में भारत के मॉडल को दुनिया के अन्य विकासशील देशों, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा WIPO की मदद से भारत की इनोवेशन इकोसिस्टम में बौद्धिक संपदा की बेहतर समझ विकसित करना भी इस समझौते का मकसद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि स्कूली स्तर के ही बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने की जरूरत है। I will expect this WIPO Academy through this Atal Innovation Mission
we should extend this curriculum part of your knowledge to engage with UGC and AICT. In the school level, the idea will come, germination will start, but finally, up to filing of the patent, we have to have some incubation centers. We must make it a formal part of our curriculum. UGC and AICT are the competent body to envision, to implement, to formalize all this knowledge to a course and curriculum. Today, the successful experience that India has had with the Atal innovation mission through the Think Ring labs and through the incubator centers is an experience that WIPO wants to cooperate with India in order to bring it to other developing countries. These developing countries obviously want to follow the Indian model, taking into consideration the national specificities that exist in each country. नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत से कहा कि एनटीए ने कोर्ट के आदेश के पालन में सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में गलती की है। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से दलील दी गई कि बिहार पुलिस के सामने दर्ज चारों बयानों से साफ है कि पेपर लीक 5 मई को परीक्षा होने से बहुत पहले ही हो गया था। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि एक आरोपी अमित आनंद के बयान से लगता है कि पेपर के सवाल 4 मई की शाम को स्टूडेंट्स को नहीं मिले थे और आरोपी अमित आनंद सभी स्टूडेंट्स को एक जगह लाकर सवाल के जवाब रटाए जाने की बात कर रहा है। हालांकि इन दलीलों को सुनने के बाद सीजीआई ने कहा कि बिहार पुलिस को दिए गए 4 आरोपियों के बयानों से ऐसा लगता है कि सही जवाब छात्रों को 4 मई को शाम को याद कराए गए। इसका मतलब पेपर 4 मई से पहले ही लीक हो गया था। सीजीआई ने कहा कि आरोपी अनुराग यादव के बिहार पुलिस को दिए गए बयान से लगता है कि उसे पेपर 4 मई को मिल गया था। फिर भी हमें देखना है कि पेपर लीक क्या पटना हजारीबाग तक ही सीमित था या फिर लीक व्यापक स्तर पर हुआ था। इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में एक सवाल का सही जवाब तय करने के लिए आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर से सहायता का अनुरोध किया। इस प्रश्न के 2 अलग अलग विकल्पों को सही मानकर नीट में नंबर दिए गए थे। सावन की शुरुआत हो गई है और इस वर्ष सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई से 19 अगस्त तक चलेगा। सावन भगवान शिव का महीना माना जाता है। वैसे सावन का पूरा महीना ही शुभ है, लेकिन इसमें सोमवार का महत्व सबसे अधिक है। इस बार सावन की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार से हो रहे हैं। सावन के पहले सोमवार के दिन देश भर के शिवालयों में भक्तों का जबरदस्त उत्साह दिखा है। जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। शिव भक्तों के लिए इस वर्ष का सावन महीना बेहद खास है, क्योंकि इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और 22 जुलाई को सोमवार से ही सावन की शुरुआत हुई है। सावन के पहले ही दिन सोमवार पड़ने से भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देश भर के शिवालयों में सवेरे से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। अयोध्या, चित्रकूट, बाराबंकी, अमरनाथ और प्रयागराज सहित देश के कोने कोने में श्रद्धालु अपने आराध्य देव भोलेनाथ को जल चढ़ाते पूजा करते नजर आए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला श्रावण मास है। यहाँ के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में शामिल नागेश्वर नाथ और शिरेश्वर नाथ सहित भोले शंकर के मंदिरों में शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। इस बीच अयोध्या की सड़कों पर कांवड़ियों की बोल बम, डाक बम और हर हर महादेव की गूंज भी सुनाई दी। वहीं चित्रकूट में हजारों शिव भक्तों ने रामघाट सहित मत गजेंद्र नाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसकी जलहरी में 4 शिवलिंग स्थापित है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। सावन में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के प्रसिद्ध पौराणिक लौधेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों ने गर्भगृह में पहुंचकर जलाभिषेक किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। इसी तरह बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश विदेश से भक्त अमरनाथ धाम पहुंच रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक और नया जत्था रवाना हुआ।
वहीं प्रयागराज के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते दिखे। कहा जाता है कि गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम तट पर स्थित पुराणों में वर्णित मनकामेश्वर भोले बाबा पर जल चढ़ाने से सभी मुरादें पूरी होती हैं। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। सावन में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन के पहले सोमवार को 12 ज्योतिर्लिंगों में भी भक्तों का सैलाब नजर आया। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल अन्य ज्योतिर्लिंगों जिनमें बाबा विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घुश्मेश्वर शामिल है। यहाँ भी सावन के दौरान भगवान शिव का विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना की गई। भक्तों ने 12 ज्योतिर्लिंगों में पहुंचकर विधि विधान तरीके से भगवान शिव की पूजा कर आशीर्वाद लिया। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में विशेष तौर पर महाकाल की सावन के दौरान सवारी निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि उज्जैन नगरी के राजा बाबा महाकाल सावन महीने की प्रथम सवारी पर प्रजा का हाल जानने और नगर भ्रमण पर निकलते हैं। सावन के महीने में भक्तों पर भगवान शिव की कृपा के साथ ही कई शुभ योग और राजयोग का भी संयोग बन रहा है। कृष्ण पक्ष में 2 सोमवार हैं, जिनमें 22 तारीख को जब सावन आरंभ हुआ प्रथम दिन, उस दिन से आज के दिन से ये आरंभ हुआ। आज भी 5 योग हैं। आगे पड़ने वाला जो द्वितीय सोमवार है, उस सोमवार में भी 5 योग हैं। उसमें भी प्रीति योग है, मनोयोग है, कर्ण योग है, गजकेसरी योग है। इस प्रकार से वहाँ भी योगों का संयोग बन रहा है। ये लगभग आप समझिए 70-72 वर्षों बाद इस प्रकार के 5 सोमवार श्रावण मास का आरंभ सोमवार से और पूर्णता जो है सोमवार से हो रही है। और 5 सोमवारों में कुछ न कुछ अद्भुत जिस प्रकार के योग बन रहे हैं, उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में जब ये सोमवार आरंभ होते हैं उनमें भी विविध प्रकार के योग बन रहे हैं। इन सारे योगों, संयोगों और प्रयोगों को देखते हुए माना जा सकता है कि भगवान शिव की आराधना का ये मास अति उत्तम काल रहेगा। देश भर के शिव मंदिरों में बम बम भोले की धूम रही। भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगाते नजर आए। इस वर्ष सावन सोमवार से शुरू होकर सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडन से सोमवार को फोन पर बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडन के साथ अच्छी बातचीत हुई। व्यापार, निवेश, वित्तीय सेवाओं और औद्योगिक विनिर्माण के क्षेत्र में भारत लग्जमबर्ग संबंधों को गहरा और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। लोकतंत्र के रूप में हम क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता का समर्थन करते हैं। गुजरात के 3 दिवसीय दौरे के दौरान अहमदाबाद पहुंचे भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। हवाई अड्डे पर महानुभावों द्वारा भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे का गुजरात की विशिष्ट परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। इस अवसर पर गरबा और ढोल के नाद के साथ गुजरात की रंग बिरंगी संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में भूटान नरेश वांगचुक और प्रधानमंत्री तोब्गे वडोदरा पहुंचे। यहां हवाई अड्डे पर प्रोटोकॉल राज्य मंत्री जगदीश भाई विश्वकर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने गुजरात की विशिष्ट परंपरा के अनुसार गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। हवाई अड्डे पर कुछ देर रुकने के बाद राजा वांगचुक और प्रधानमंत्री तोब्गे एकता नगर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध का दौरा किया। पूरी दुनिया की निगाहें, खेल प्रेमियों की निगाहें 2024 ओलंपिक के पेरिस पर टिकी हुई हैं, जहां पर ओलंपिक के मुकाबले शुरू होने हैं। भारत ने इन खेलों के लिए अब तक के अपने सबसे बड़े दल को भेजा है। भारतीय दल ने 16 खेल स्पर्धाओं में 117 एथलीट शामिल हैं। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। खेल मंत्री ने बताया कि ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी एक सतत प्रक्रिया है। खेल मंत्रालय भारतीय ओलंपिक संघ के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के लिए आवश्यक सुविधाएं, प्रशिक्षण, उपकरण, सहायता, पौष्टिक आहार प्रदान करने का काम कर रहा है। भारत ने पेरिस ओलंपिक की तैयारियों के लिए 470 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है।
खेल मंत्री ने 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। खेल मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि ओलंपिक के लिए मेजबानी के अधिकारों का आवंटन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सार्वजनिक डोमेन में चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इस काम के लिए आईओसी का एक पूरा सिस्टम फ्यूचर होस्ट कमीशन है। मेजबानी की इच्छुक राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को फ्यूचर होस्ट कमीशन के साथ बातचीत शुरू करनी होती है। फ्यूचर होस्ट कमीशन द्वारा इस बातचीत को पूरा किए जाने के बाद आईओसी कार्यकारी बोर्ड चुनाव आयोजित करता है। इसमें सदस्य संबंधित ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अधिकार प्रदान करने के लिए मतदान करते हैं। खेल मंत्री ने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ ने मेजबानी की प्रक्रिया शुरू करते हुए एफएचसी के साथ बातचीत शुरू कर दी है। मेजबानी के लिए आईओसी ने निर्धारित किया है कि किसी खेल अनुशासन को एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो ओलंपिक चार्टर के नियमों का पालन करता हो। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में खेलो इंडिया योजना के तहत खेल बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। खेल मंत्री ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 2168.7 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 438.27 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। वहीं राजस्थान को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 107.33 करोड़ रुपए तो कर्नाटक को 109.11 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खेल मंत्री ने देश में फुटबॉल के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय द्वारा फुटबॉल और अन्य खेलों के प्रचार और विकास के लिए 2 प्रमुख योजनाएं राष्ट्रीय खेल महासंघों और सहायता योजना और खेलो इंडिया योजना द्वारा चलाई जा रही है। फुटबॉल के विकास के लिए 2023 और 2024 के लिए 6.95 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे पहले 2022-2023 में 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए 14.17 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।